नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके लिए एक बार फिर से लेके आए हैं एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2019 का एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन पेपर और उसका ऑफिशियल आंसर। तो देखिए, इसके पहले 3 वीडियो में हमने 75 क्वेश्चन को कवर कर लिया है और 100 क्वेश्चन में जो 75 क्वेश्चन को कवर करने के बाद बचता है, तो आज की वीडियो में उस पर हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। यानी कि आपका 76 to 90 क्वेश्चन नंबर का आंसर और क्वेश्चन होगा इस वीडियो में, और 91 to 100 जो क्वेश्चन नंबर का यहाँ पे जिक्र रहेगा या बचेगा, उसको हम, अगर आपका डिमांड होगा तो आगे की वीडियो में हम दे देंगे, क्योंकि टोटल वो 10 क्वेश्चन जो है वो एक पैसेज के ऊपर था। ठीक है, जैसे आपका नेट पेपर 1 में कैम्प्रीहेंशन होता है और उसके आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर उसी जो कंप्रीहेंशन होता है, आपका पैसेज होता है, उसी के अंतर्गत पढ़ के निकाल के देना होता है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन लिए गए थे आपके दिसंबर 2019 के एग्ज़ाम में, जिसमें आपका 20 यानी 20 मार्क्स आपका बनता है। तो हम पैसेज आपको दिखा देंगे, क्वेश्चन भी दिखा देंगे अगर आपकी डिमांड होगी तो, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस है कि मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, अब गारंटी ही है हर ईयर के एग्ज़ाम में। तो चलिए आज की वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर है आपका 76। क्वेश्चन है, किसी शोध के अध्ययन में जानकारी, रणनीतियों तथा परिणामों को वैधता प्रदान करने संबंधी विभिन्न उपागमों में सम्मिश्रण को तकनीक रूप से संज्ञा दी जाती है। तो इस क्वेश्चन पे हमने एक डिस्कस किया था, वीडियो भी बनाया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। देखिए, कहा गया है क्वेश्चन में कि कोई आपका एक रिसर्च स्टडी है, उसमें आपका जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, सूचना कहें और या नॉलेज कहें, और आपका स्ट्रेटजी है, जो आपका जो परिणाम है, आउटकम आ रहा है, रिजल्ट निकल के आ रहा है, उसको वैलिडिटी प्रदान करने संबंधी जो उपागम हैं, ठीक है, अप्रोचेज हैं, वो सम्मिश्रण है, ठीक है, टेक्निकली रूप से, और उसको टेक्निकली रूप से क्या संज्ञा दी जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन है परा एनालिसिस, मतलब परा विश्लेषण, ट्रेंगुलेशन त्रिभुजीकरण, ट्रेंड आपका एनालिसिस प्रवृत्ति विश्लेषण, और यहाँ पे इंटर आपका वैलिडिटी अंत वैधता की यहाँ पे बात करें। तो देखिए, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था वो सेकेंड नंबर का होगा, यानी ट्रेंगुलेशन त्रिभुजीकरण। और हमने त्रिभुजीकरण को समझाया था कि जब आपका सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के फील्ड में जब रिसर्च करने जाते हैं, तो एकल सिंगल जो रिसर्च मेथड का उपयोग करते हैं, तो उससे आपका जो क्या होता है, जो रिजल्ट होता है, उसमें वीकनेस और एरर के चांसेस रहते हैं। तो जब सामाजिक विज्ञान का अध्ययन होता है तो मानव संबंधी उसमें स्टडीज़ किए जाते हैं, और मानव व्यवहार को नापने के लिए कोई फिक्स हमारे पास टूल नहीं है। इसीलिए हम एक ही स्टडी को कई अलग अलग मेथड से, ठीक है, कई अलग अलग मेथड से उसके रिजल्ट को बेहतर करने के लिए उपयोग में लाते हैं। ये आपका ट्रेंगुलेशन, यानी कि कई ऑब्जर्वर होंगे, कई थ्योरीज होगी, कई टूल्स होंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, उसके आधार पे हम रिजल्ट को जस्टिफाई करते हैं, उसको बेहतर वैलिडिटी प्रदान करते हैं, उसकी रिलेबिलिटी बेहतर होगी। तो यही आपका आंसर यहाँ पे आता है कि जो बायसनेस होता है, ठीक है, जो एरर्स होती है, जो कमजोरियाँ होती हैं, उसको हम ज़्यादातर कम कर देते हैं ये ट्रेंगुलेशन से। तो चलिए, इस पे वीडियो बन चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्कस बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए 4 मिनट हो गया सिर्फ एक क्वेश्चन पे। अब सोचिए आपके साथ हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करें तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जहाँ जरूरी पड़ेगा हम आपके साथ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ शेयर करते रहेंगे।
यहाँ पे 77 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अधिगम के सिद्धांतों के विकास में सही क्रम कौन सा है, यानी कि जो लर्निंग की थ्योरीज हैं उसके डेवलपमेंट में सही जो सीक्वेंस है वो कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था फर्स्ट। 77 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फर्स्ट था, यानी थार्डाइक का कनेक्शनिज्म यानी थार्डाइक का संबंधवाद, पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग यानी पावलोव का क्लासिकी अनुबंधन यहाँ पे है, आपका स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, यहाँ आपका टोलमैन का संकेत गेस्टाल्ट है, और संज्ञानवादी सिद्धांत और रचनावादी सिद्धांत, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए 78 नंबर के क्वेश्चन पे, यहाँ पे कहा गया है ओपन और डिस्टेंस मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें सहायक है। तो 78 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड है। यहाँ पे देख लीजिए कोड आपका करेक्ट, ये थर्ड है, ए बी सी और ई, ए बी सी और आपका ई, इसको छोड़ के, यानी अधिगमकर्ता की रुचि बढ़ाना, व्यवस्था को मितव्ययी बनाना या मितव्ययी बनाया जाना सुनिश्चित करना, आपका अधिगमकर्ता को विभिन्न अधिगम स्रोतों से लाभ प्राप्त कराना, और शिक्षण अधिगम प्रतिक्रियाओं में अधिगमकर्ताओं को सक्रिय रूप से भागीदारी बनाना। अधिगमकर्ता मतलब यहाँ पे लर्नर की बात हो रही है। अब चलिए 79 नंबर के क्वेश्चन पे, नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है, कहा जा रहा है पाठ्यक्रम की क्रियान्वितकारी रणनीतियों मतलब इम्प्लीमेंटेशन की यहाँ पे बात की जा रही है, के बारे में निर्णय लेने यानी डिसीजन लेने हेतु दर्शन शास्त्र की किस शाखा यानी फिलॉसफी की किस ब्रांच किस शाखा की प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिकता है। प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिकता मतलब रिलीवेंस यानी कि संबंध है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा 79 नंबर का थर्ड, यानी ज्ञान मीमांसा। ठीक है, ये आपका होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है आपका 80 नंबर का क्वेश्चन। कहा गया है कि आपका निम्नलिखित में किस अनुक्रम यानी किस सीक्वेंस द्वारा भारत में शैक्षणिक प्रौद्योगिकी, ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, के विकास का सही क्रम प्रतिबिंबित यानी रिफ्लेक्टिव होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट होगा जो रिफ्लेक्टेड हो रहा है सही सीक्वेंस, ये आपका श्रव्य साधन यानी ऑडियो जो आपके साधन है, टूल है, फिर दृश्य साधन यानी कि विजुअल टूल्स हैं, आपके श्रव्य दृश्य साधन है, ठीक है, ऑडियो विजुअल हैं, और फिर उसके बाद इन सभी का टेक्नोलॉजी के साथ सम्मिश्रण जो आया आईसीटी टर्मिनल का साधन। ठीक, तो ये आपका करेक्ट होगा। अब चलते हैं 81 नंबर के क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन फेयाल द्वारा प्रतिपादित नियंत्रण का विस्तार संबंधी प्रबंधन सिद्धांत की व्याख्या करता है। 81 नंबर का क्वेश्चन है, नियंत्रण का विस्तार, ठीक है, यानी कि स्पैन ऑफ कंट्रोल संबंधी प्रबंधन सिद्धांत यानी मैनेजमेंट थ्योरी की व्याख्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए 81 का, तो वो करेक्ट होगा 3, ये थर्ड, तो ये होगा। इसमें कोई व्यक्ति अपने अधीन 4 से 6 लोगों से प्रभावी ढंग से कार्य करा सकता है, ये आपका सिद्धांत कहता है यहाँ पे नियंत्रण का विस्तार संबंधी प्रबंधन सिद्धांत। तो 81 का ये हो गया आपका। ये प्रकथन, देखिए प्रकथन, कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं
जिसको आप कभी कभी एग्ज़ाम में देखते हैं हिंदी वाले और दिक्कत फंस जाता है अगर उनका हिंदी बेहतर नहीं है। प्रकथन का मतलब होता है कही गई बात की पुष्टि, जस्टिफाई की बात की गई है। 81 का आपका हो गया ये करेक्ट आंसर थर्ड। अब देखिए 82 नंबर का क्वेश्चन है, इन द 6 बेसिक टाइप ऑफ लर्निंग as given by Tolman in his later theoretical articles, which one is similar to Skinner conditioned reinforcer। तो यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि टॉलमैन द्वारा अपने बाद के जो सैद्धांतिक लेखों में दिए गए सीखने के 6 यानी कि आपका 6 बुनियादी प्रकारों में कौन सा स्किनर का सशर्त यानी कि कंडीशनड रेनफोर्सर यानी कि सशर्त प्रबलीकरण के समान है। ठीक है, थोड़ा अंडरस्टैंड करिएगा जो यहाँ पे क्वेश्चन है। फर्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ कोटैक्सिस, सेकेंड है आपका इक्विवेलेंस बिलीफ्स लर्निंग, इक्विवेलेंस हो गया, थर्ड आपका फील्ड एक्सपेक्टेंसीज हो गया और फोर्थ आपका ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फील्ड एक्सपेक्टेंसीज यानी कि आपका क्षेत्र संभावना, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर स्किनर की यहाँ पे टॉलमैन की अगर पहले बात हुई है तो थोड़ा टॉलमैन के बारे में भी आप जान सकते हैं। देखिए आपका टॉलमैन का आपका याद होगा साइन लर्निंग थ्योरी टॉलमैन का काफ़ी फेमस है और जो 6 आपका यहाँ पे कहा गया है 6 बेसिक टाइप ऑफ लर्निंग जो इन्होंने दिया है उसमें अगर हम करेक्ट हैं तो 4 या 5 हमारे पास अभी नॉलेज मतलब हमारी मेमोरी में है। जैसे अप्रोच उनका लर्निंग फेमस है, स्केप लर्निंग है, टाइप ऑफ लर्निंग की बात की गई है जो टॉलमैन का बेसिक टाइप जो है तो उसमें आपका अप्रोच है, स्केप है, एवॉइडेंस लर्निंग है, आपका चॉइस पॉइंट लर्निंग है, फिर आपका लेटेंट लर्निंग है। ये टाइप हैं इनके टॉलमैन के साइन लर्निंग के अंतर्गत ये सब चीज़ें आ जाती हैं और ये सीखने के सभी प्रकार जो है ना ये इंड आपका रेडीनेस यानी कि अंतः तत्परता पर निर्भर करते हैं, यानी कि ये गोल ओरिएंटेड द्वारा जो होते हैं पुश होते हैं। ये आपको थोड़ा सा हमने बता दिया। अब देखिए BF स्किनर की अगर बात यहाँ पे आई है तो BF स्किनर जो हैं आपके एक बिहेवियरिस्टिक व्यवहारवादी अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनल डेवलप किया था। ये आपका चलिए थोड़ी सी बातें हो गई। अब आगे चलते हैं 83 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए नीचे 2 कथन दिए हैं, ठीक है, अभी कथन ये है तर्क ये है। आपका कहा गया बजट किसी दी गई समय विधि, ठीक है 83 का है बजट किसी दी गई समय यावधि का व्यय और प्राप्तियों का संतुलित आकलन है, क्योंकि किसी शैक्षणिक प्रशासक के हाथों में बजट पिछले प्रदर्शन का एक दस्तावेज, वर्तमान नियंत्रण का एक प्रकार और भविष्य की योजनाओं का प्रक्षेप है। प्रक्षेप का मतलब आगे की ओर भेजना, यही इसका हमें जो मीनिंग पता है ये है। तो यहाँ पे जो ये दिया गया है आपका अभिकथन है यहाँ पे और तर्क जो है इसका करेक्ट आंसर 83 का जो है वो होगा फर्स्ट, यानी कि आपका जो ए है अभिकथन है और आर जो आपका तर्क है लॉजिक है, ये दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है यहाँ पे। तो 83 का करेक्ट आंसर फर्स्ट। अंडरस्टैंड करिएगा, ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। UGC नेट पेपर आपका 2 अगर शिक्षा शास्त्र है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये। अब 84 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है स्किनर के
प्रबलम सिद्धांत पर आधारित अनुदेशनात्मक अभिकल्प, यानी कि आपका इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन अभिकल्प का मतलब डिज़ाइन में निर्माण में से कौन सी क्रिया समुच्चय उपयुक्त है। ठीक है, समुच्चय मतलब सेट की बात की गई है, समुच्चय उपयुक्त है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो आपका होगा 84 का फर्स्ट, यानी कि अधिगम सामग्री की सोपानिक प्रस्तुति। अधिगम सामग्री की सोपानिक प्रस्तुति, सोपानिक प्रस्तुति का मतलब जो होता है ना, ये होता है हायरार्किकल प्रेजेंटेशन। ठीक है, छात्र अनुक्रिया यानी कि आपका स्टूडेंट रिस्पांस और आपका तत्काल प्रतिपुष्टि यानी करेंट फीडबैक। तो यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। अब चलिए यहाँ पे 85 नंबर का देखिए, फिर अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन आ गया। तो 85 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न स्तरों पर सभी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को एक साथ लाने के लिए सजग प्रयास किए जा रहे हैं और जिस विशेष और कार्यक्रम विशेष ज्ञान आधार के विभिन्न प्रकारों का संकेतक है, क्योंकि NCTE ने सर्वाधिक स्थिति प्राप्त कर ली है और अध्यापक शिक्षा पर एक वैचारिक दस्तावेज निकाला है। वैचारिक का मतलब आप लोग नहीं अगर समझ रहे होंगे, हिंदी में थोड़ा दिक्कत होगा, तो आइडियोलॉजिकल यानी विचार, आइडिया एंड वैचारिक मतलब आइडियोलॉजिकल, और आइडियोलॉजिकल मतलब किसी की विचारधारा। ठीक है, ये विचारधारा की बात यहाँ पे बात हो रही है। तो देखिए ये आपका करेक्ट आंसर जो होगा ना, ये 85 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकेंड, यानी कि ए और आर दोनों करेक्ट हैं, लेकिन आर जो है ना ए का सही स्पष्टीकरण जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा है, यहाँ पे स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। और एनसीटी की बात आ रही है, तो एनसीटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? आपका 1995, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी शिक्षक शिक्षा के लिए। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं, 86 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है 86 नंबर का, ए स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस फॉर अ डिफाइंड डोमेन इज टर्म एज। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन हो गया 86, क्लियर कर लें कहीं पे दिक्कत ना हो। तो 86 नंबर का जो एक स्टैंडर्ड है ऑफ परफॉर्मेंस का एक स्टैंडर्ड है जो डिफाइन कर रहा है यहाँ पे डोमेन्स इन टर्म एज। तो हम यहाँ पे करेक्ट आंसर जो ऑफिशियल है वही बताएंगे। ये है आपका रूब्रिक्स। ठीक है, रूब्रिक्स क्या है? देखिए हमारे चैनल में अगर जाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का जो प्लेलिस्ट है, आशा करते हैं वहाँ पे ये आपका टॉपिक अच्छे तरीके से समझाया गया है, पोर्टफोलियो भी समझाया गया है, तो आप इन सब चीज़ों को जान सकते हैं। और ये अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पोर्टफोलियो रूब्रिक्स। ठीक है, ये काफ़ी इस समय फेमस टर्म चल रहे हैं। अब चलिए 87 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 87, क्वेश्चन कह रहा है इन अ रिसर्च स्टडी द वेरिएबल विच इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व बट हुज इफेक्ट इन इन्फेरेड ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म एज। ठीक है, यहाँ एक शोध स्टडी में यानी कि शोध अध्ययन में आपका वेरिएबल है जो चर है, उसे डायरेक्टली यानी कि आपका प्रत्यक्ष रूप से हम वह देखने के लिए योग्य नहीं है, वो वेरिएबल प्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य नहीं है, पर उसका प्रभाव जो है आश्रित इंडिपेंडेंट जो चर पर पड़ता है या अनुमानित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो था एक्सटर्नियस, मॉडरेटर, ट्रीटमेंट एंड इंटरवीनिंग। इसमें करेक्ट आंसर है आपका इंटरवीनिंग। इंटरवीनिंग यानी कि हस्तक्षेपीय चर कहते हैं। अगर एग्जाम्पल में हम बताएं जैसे टीचर, ठीक है, टीचर का जो टीचिंग का मेथड हो गया वो लर्निंग के ऊपर, स्टूडेंट के लर्निंग के ऊपर प्रभाव डालता है। तो टीचर का टीचिंग मेथड ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए अगर हम क्वेश्चन पे अभी डिस्कस किए हैं, यहाँ पे कहीं इंडिपेंडेंट बात कर दी है, नहीं, इंडिपेंडेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, डिपेंडेंट पे इफेक्ट करता है। ठीक, आश्रित पे इफेक्ट करता है, याद रखिएगा। अगर इरर कहीं हो गया होगा, मैं अभी बोला हूँ, मुझे लग रहा है शायद कहीं इरर ना हुआ हो गया हो तो उसको क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे टीचिंग का
टीचिंग का जो मेथड है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और स्टूडेंट के लर्निंग के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा ये आपका डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर लर्निंग में इंक्रीजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है तो यही प्रभाव हम मापते हैं टीचिंग का मेथड बदल बदल के। ठीक है, बेहतर मेथड कौन सा है जो लर्निंग के ऊपर बेहतर इफेक्ट डालता है। लेकिन इसके बीच में टीचर का एक्सपीरियंस, टीचर का बेहतर नॉलेज, टीचर का बेहतर प्रेजेंटेशन, जो स्ट्रेटेजी है उसको सही से ठीक है एक्ट करना, निभाना, उसको देखें तो हम डायरेक्ट नहीं माप रहे हैं। हम किसको माप रहे हैं? सिर्फ और टीचिंग मेथड्स को हम देख रहे हैं। लेकिन टीचिंग मेथड के साथ टीचर का तो बहुत सारी चीज़ें भी तो जुड़ी होती हैं, उनकी कुछ शैलियाँ हुई, उनकी कुछ स्टाइल्स हुए पढ़ाने की, जो औरों से अलग बनाता है, छात्रों को बेहतर लगता है, वो काफ़ी इफेक्ट डाल दे रहा है। या निगेटिव इफेक्ट, कोई टीचर का ऐसी शैली है जो छात्रों को निगेटिव इफेक्ट डाल दे रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, उसका प्रभाव भी पड़ रहा है। ठीक है, तो ये एक इंटरवीनिंग वेरिएबल्स का कहलाएगा। ठीक, तो चलिए यही था, अब चलते हैं आगे। यहाँ पे ट्रीटमेंट वेरिएबल जो दिया है, ट्रीटमेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही करेंगे जिसको हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ 88 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है आपके कि अधिगम परिणाम आधारित पाठ्यचर्या के विकास क्रम में व्यवहारपरक उद्देश्य का निर्धारण निम्नलिखित में से किस अधिगम के लिए चुनौती उत्पन्न करता है? अधिगम परिणाम आधारित पाठ्यचर्या यानी लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम की बात हो रही है के डेवलपमेंट आपका के विकास सीक्वेंस में व्यवहारपरक उद्देश्य, ठीक है, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स का निर्धारण निम्नलिखित में से किस अधिगम के लिए, किस लर्निंग के लिए चुनौती उत्पन्न करता है? तो 88 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4, यानी कि समीक्षात्मक तथा सृजनात्मक चिंतन आधारित अधिगम। ठीक, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए 89 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं और हम पढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। देखिए कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फेस टू फेस एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड विद ई लर्निंग इन यूज टू क्रिएटिव हाइब्रिड अप्रोच टू टीचिंग विच इज कॉल्ड एज। कहा जा रहा है कि ई लर्निंग के साथ दोनों यानी आमने सामने और आपका जो ट्रेडिशनल पारंपरिक कक्षा के तरीकों का संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन, मिश्रण शिक्षण के लिए एक हाइब्रिड दृष्टिकोण अप्रोच जो है, हाइब्रिड अप्रोच बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको यहाँ पे टीचिंग विच इज कॉल्ड, जिसे इस प्रकार कहा जाता है। डिस्टेंस लर्निंग बिल्कुल नहीं, ब्लेंडेड लर्निंग, सिंक्रोनस लर्निंग एंड एसिंक्रोनस लर्निंग। तो यहाँ पे ये दो इम्पॉर्टेंट जो है इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आज आपके नेक्स्ट एग्जाम में पक्का इससे क्वेश्चन उठा लिया जाएगा। क्योंकि करेक्ट आंसर आपका ब्लेंडेड है यानी मिश्रित अधिगम है, तो ये करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। लेकिन एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस क्या है, देखिए ये भी आईसीटी बेस्ड ही आपका देखें तो लर्निंग के जो ये आपके स्टाइल हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें यही होता है कि कुछ डायरेक्टली इंटरनेट के माध्यम से कनेक्शन के थ्रू हम यूज करते हैं छात्रों को पढ़ाने के लिए। कहीं पे क्या होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जहाँ विदाउट कनेक्शन के, इंटरनेट कनेक्शन के भी बच्चे स्टडी कर सकते हैं या अपने आप ऑपरेट हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत दोनों ही बातें होती हैं, ठीक। तो इस पर अगर आप लोग कहेंगे तो वीडियो हम दे देंगे, हमारे पास कुछ मटेरियल्स भी पड़े हैं, ठीक। तो ब्लेंडेड लर्निंग में क्या है, तो ब्लेंडेड लर्निंग को हम अगर कुछ शब्दों में कहें तो शिक्षा का एक देखें तो शैली है जिसमें छात्र इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडियम, ठीक है, मीडिया या मीडियम के साथ पारंपरिक और फेस टू फेस आमने सामने शिक्षण के माध्यम से इसी में सीखता है। इसमें क्या होता है, जैसे क्लास होता है, कुछ टाइम टीचर के साथ स्टूडेंट फेस टू फेस क्या होता है, टीचिंग होती है आमने सामने, और कुछ समय फिर क्या होता है, आफ्टर कुछ समय बाद यानी कि आधा समय हम पारंपरिक स्टाइल से यहाँ पे टीचिंग कराते हैं छात्रों को, आमने सामने के स्टाइल से कराते हैं, टीचर साथ रहता है। फिर आधे समय क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पे लर्निंग होती है, कंप्यूटर की सहायता से छात्र लर्निंग करता है। तो इस दोनों का मिश्रण है ये, इसीलिए इसको ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका हो गया टाइम 25 मिनट और हमें लगता है कि भाई बोरियत आनी शुरू हो गई होगी आपको। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, अध्यापक शिक्षा में टीचर एजुकेशन में बल यानी फोर्स दिए जाने पर निम्नलिखित में से कौन से क्रिया शब्द विमर्शक अध्यापन शैलियों का भाग बनेगी,
ठीक है। शब्द विमर्शक यानी वर्ड और विमर्शक का मतलब हो गया कंसल्टेंट यानी मनन करने वाला अध्यापक शैलियों का भाग बनेगा। तो यहाँ पे कोड दे दिया गया है। तो 90 नंबर का क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि बी, यानी कि सेकेंड आंसर, यानी कि आपका सी और आपका ये बी हो गया, सी एंड डी, सॉरी सी एंड डी, यानी भाग लेने वाला, अन्वेषण और मूल्यांकन करना, एंड आपका समझना, स्पष्ट करना और विस्तार प्रतिपादन। तो ये आपका ये बस इतना आपको इसका करेक्ट आंसर देगा, सी और डी। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। अगर हम कहीं पे इरर कर रहे हैं तो फिर से हम बता दें कि यहाँ पे सेकेंड आंसर इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 19, और आपका ऑप्शन है सी एंड डी। ठीक है, यानी पार्टिसिपेट करने वाला, ठीक है, अन्वेषण यानी खोज और इवेल्युएशन करने वाला, डिस्कवर करने वाला, ठीक, यहाँ पे डिस्कवरी आ जाएगी, एंड अंडरस्टैंड यानी समझना, स्पष्ट करना, क्लियर करना और विस्तार प्रतिपादन। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं कि पैसेज कौन सा दिया था। अगर आप लोग फ्रेशर हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पैसेज दिखा सकते हैं जहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों को सावधानी से पढ़िए तथा संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश है, ठीक है, इसी में से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे जो 10 नंबर, जो आपके 10 नंबर के हो गए। और फिर आगे दिखाते हैं हम, ये सेकंड गद्यांश था, ठीक है, इसमें से 5 क्वेश्चन दिए गए थे जो आपके 10 नंबर के थे। तो आपके 20 नंबर के इसी में से क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। और ये 20 नंबर कितना दे देगा आपको याद है, आपके 7% के पास आपका स्कोर ऊपर कर देता है। यानी कि अगर आपका 50%, ठीक है, 50% के पास मार्क्स टोटल बन रहा है नेट के एग्ज़ाम में, और आपका क्या हो रहा है, नेट नहीं निकल रहा है, तो आपका ये अगर गद्यांश पढ़ के आप 7% अपना बना लिए तो हो जाएगा आपका 57%। और जनरल के स्टूडेंट हैं तो 57% पे ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आपके नेट क्वालिफाई करने के, ठीक, क्योंकि इतना आपका मार्क्स को ये बूस्ट कर देगा, बढ़ा देगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।